पिछले कुछ दिनों में यूपी में अपराध मुक्त की बातें जरूर करती है बीजेपी सरकार, लेकिन कई बड़े अपराध इसमें अभी पिछले कुछ सालों में घटे हैं। तो ऐसे में उन सारे मुद्दों को निकाल कर लेकर आई। लखीमपुर का अगर हम मुद्दा देखें तो सबसे ज्यादा आगे अगर कोई था तो प्रियंका गांधी थी। तो ऐसे में शुरुआत तो उन्होंने की। वहीं अगर महिलाओं की हम बात करें तो 40% जो है महिलाओं को टिकट देना, ये भी जो है एक तरह से मास्टर स्ट्रोक था कांग्रेस का। शुरुआत कांग्रेस ने बहुत अच्छी की और ये कह सकते हैं कि मुद्दे भी जो है कांग्रेस ही लेकर आई। लेकिन अब आते आते जो अब 7वां चरण आ चुका है, छठा चरण, तो धीरे धीरे पीछे की तरफ होती जा रही है। क्या कुछ कहना है आपका, क्या कुछ भूमिका है और कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए अंशिका, 2 लाइन से हम अपनी बात शुरू करना चाहते हैं कि जिसमें हो जाता है अंदाजे खुदाई पैदा, हमने देखा है कि वो बुत तोड़ दिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए कमोबेश ये सटीक अभी बैठती हुई दिखाई दे रही है मुझे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि 2014 में केंद्र में प्रचंड बहुमत, 2017 में उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत और 19 में भी रिपीट। इसके बावजूद यदि आखिरी चरण में ये परिस्थितियां बनती हैं कि लगातार देश के प्रधानमंत्री को कैंपेन करने की जरूरत पड़ जाती है, सरकार को बचाने की नौबत पड़ जाती है और ये कहने की नौबत पड़ जाती है कि आपको हमारे नमक आपने खाया है और उसका हक अदा करने का वक्त आ गया है, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज दे रही है कि स्थितियां बेहतर नहीं है। लाख वो कहने के लिए कह लें कि हम 300 पार हो चुके हैं, समाजवादी पार्टी अलग कह रही है 300 पार हो चुके हैं। भीड़ दिखाई दे रहा है, जितनी भीड़ हम भारतीय जनता पार्टी के खेमे में या उनके स्टार प्रचारकों के यहाँ दिखाई दे रहा था, ठीक वैसे ही कमोबेश विपक्षी पार्टियों के खेमे में भी दिखाई दे रहा था। लेकिन सत्ता पक्ष के रैलियों में भीड़ दिखाई देना और रैलियों में भीड़ बराबर दिखाई देना, दोनों के अलग अलग मायने। सत्ता पक्ष के पास सरकारी अमला होते हैं, सरकारी साधन संसाधन होते हैं और मुख्यमंत्री वर्तमान में काबिज होता है, लेकिन विपक्ष के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं होती है। विपक्ष भी यदि बराबरी का टक्कर देता हुआ दिखाई दे रहा है तो लोगों में खलबलाहट है और वो खलबलाहट निश्चित तौर से जमीन पे दिखाई दे रहा है। 2017 की बात कर रहे हैं, जिन हम 54 सीटों की बात कर रहे हैं पूर्वांचल के, ये वो सीटें हैं या ये वो जगह है जो जिस समय मोदी जी की आंधी चल रही थी उस समय भी बहुत सारे अंगद के जैसे मजबूत पांव यहाँ जमे हुए थे जो उखाड़ने की तो बात ही छोड़ दी, जिसको दुला भी नहीं पाए लोग। निश्चित तौर पे ये विपक्षी पार्टियों की बहुत बड़ी मजबूती है और ये वो भी क्षेत्र है जहां जातीय समीकरण भी है, यहाँ ब्राह्मणों की नाराजगी भी है, साढ़ भी है, यहाँ पे बाढ़ भी है, बुलडोजर भी है, माफिया भी है, बेरोजगारी भी है, लोगों का त्राहिमाम भी है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे किसानों की अलग व्यथा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए सिद्धांत के जैसे खड़ी हुई है आज के वक्त में। और इन परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को पुराने प्रदर्शन को दोहराना ही बहुत मुश्किल है। यहाँ तो स्थितियां ऐसी बन पा रही हैं कि बिल्कुल उलट जाए, ये स्थिति ना हो जाए कहीं कि पहले भारतीय जनता पार्टी जितनी सीट थी वो कहीं विपक्षी पार्टियों के खेमे में न हो और विपक्षी वाली भारतीय जनता पार्टी को न मिले। हम खूब जानते हैं कि लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पश्चिम से चुनाव का ये मतदान का जो दौर चला, लगातार पूरब की तरफ बढ़ते हुए लोग सूर्योदय की तरफ देख रहे थे कि किसका सूर्योदय हो रहा है। लेकिन शुरुआती दौर से ही प्रथम ग्रासे मक्षिका पाते वाली बात भारतीय जनता पार्टी के लिए, जब पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो किसानों का एक बड़ा वर्ग नाराजगी पहले से ही लेकर के बैठा हुआ था और सबके कारण, इसीलिए मैंने कहा कि वो बुत तोड़ देने वाली बात जो मैंने कही, सचमुच में भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये अहंकार या घमंड आ गया कि हम हैं तो हम ही हैं और हमारे अलावा कोई नहीं है। लोगों का प्यार, समर्थन और बहुमत शायद उन्हें ऐसा लगने लगा कि वो सचमुच में खुदा बन गया है। उन्हें काम करना चाहिए था, जितनी प्रचंड बहुमत के साथ वो काबिज थे, उन्हें तो अभी जोर लगाने की जरूरत ही नहीं थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री के अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं जा सकते, चुनाव नहीं कर सकते। क्यों नहीं जा सकते? वो लगातार जा सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि अभी यदि वो कैंपेनिंग कर रहे हैं तो किस नियत से कर रहे हैं। योगी जी की बात यदि हम कर लें तो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की इकाई जहां विपक्षी पार्टियों के मजबूत टक्कर को झेल रही है, वहीं पे भीतरघात का भी शिकार वो हो रही है। विपक्षी पार्टियों की तो बात ही छोड़ दे, भीतरघात की स्थिति यह है कि सब जानते हैं कि 200 से ज्यादा विधायकों ने मोर्चा एक तरह से खोल रखा था। सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को आंख दिखाने वाला कोई था तो आदरणीय योगी जी ही थे। उन्होंने दिखाया, वो जो फैसले कर रहे थे वो ये नाफरमानी कर रहे थे उसकी। निश्चित तौर पे दिल्ली दरबार में दूसरे पंक्ति में जो लोग बैठे थे वो लोग भी योगी जी के पर्कों कतरने में दिलचस्पी कहीं ना कहीं ले रहे थे। हम जानते हैं कि 17 में यदि भारतीय जनता पार्टी का कुनबा इतना बड़ा बना था, कैसे बना था? कुछ छोटे छोटे दलों को मिलाकर बना था जिनकी संख्या बहुत कम थी। प्रतिशत के मामले में यदि वो जुड़ जाते हैं, आसानी से सीटें निकलती हुई दिखाई दे रही थी। इस बार जब वो लोग थे, वो चाणक्य क्यों चुप्पी साध के बैठे थे? चाणक्य ने क्यों नहीं सक्रियता दिखाई? तो जाहिर सी बात है कि वो चाह रहे थे कि ऐसा ही हो, ऐसा ही स्थिति पैदा हो।
जो 2017 में जितनी सीटें मिली थी, जितना प्रचंड बहुमत के साथ योगी जी को सत्ता की कुर्सी पर आसीन कराया गया था, उसमें योगी जी का तो कुछ योगदान था नहीं। कहीं दूर दूर तक उनका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। आदरणीय मोदी जी थे और केशव प्रसाद मौर्य जैसे तमाम लोग थे, अलग अलग चेहरे दिखाई दे रहे थे, तो इनका चेहरा कहीं से नहीं था। और इनको यदि वो कुर्सी दे दी गई तो अहम बात यही है कि जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट की बात मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो मुमकिन है, और योगी जी ने टाइम्स मैगजीन तक में अपने प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षा के साथ साथ जो तस्वीरें छपवा दी, वो भी दूसरे पंक्ति में दिल्ली में बैठे दरबारी लोगों को भी परेशानी पैदा कर रही थी। तो जाहिर सी बात है कि उन परिस्थिति में अब योगी जी के लिए ये परीक्षा की घड़ी है कि योगी जी अपनी सीटों को बचा पाते हैं या अपने कुर्सियों को सुरक्षित रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं। आज के वक्त में परिस्थितियां ऐसी बनी है कि योगी जी न केवल सीट नहीं बचा पाने में बल्कि सरकार भी बचाने के लिए मशक्कत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जानकार ये भी बता रहे हैं कि यदि बीजेपी की सरकार नहीं बने तो आश्चर्य करने की बात नहीं होगी। ये सब कुछ उनके काम करने के तरीके की वजह से ऐसा हो रहा है। उन्होंने हम जो कर रहे हैं एक तरफा हमने देखा, जो लोग दूसरे किसी के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाए, जातिवाद का आरोप लगाए, हमने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कर रहे थे। तो कितने जिलों में डीएम काबिल से ठाकुर, कितने जिलों के एसपी ठाकुर थे, उनके काम करने का तरीका क्या था, दलितों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा था, व्यवसायियों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा था। तो ये सारे अब विपक्षी पार्टियों ने इस बार सबसे बड़ी कामयाबी विपक्षी पार्टियों की ये रही कि वो उन विपक्षी पार्टियों ने मिलकर धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं होने दिया। यहाँ पे कोई आतंकवाद की बात नहीं आई, यहाँ पे कोई भारत पाकिस्तान की बात नहीं नजर आई, यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान की बात नजर नहीं। कोशिश लगातार की गई क्योंकि इनका मूल तरीका यही था भारतीय जनता पार्टी के वोटरों को अपनी तरफ खींचने का, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए। इस बार सरकारी मुद्दे हावी रहे और सरकारी मुद्दे विपक्षी पार्टियां लगातार बढ़ चढ़ के उठाती रही। आप शिक्षा पे बात कीजिए, रोजगार पे बात कीजिए, महंगाई पे बात कीजिए, दलितों के बारे में बात कीजिए। आप कहते हैं कि हमने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर दी, तो स्वास्थ्य के बारे में बात कीजिए। और इन सब मुद्दों पे जब बात करने की बात होती है तो उधर से आवाज निकलती थी कि आपको कैराना नहीं भूलना है, आपको मुजफ्फरनगर नहीं भूलना है। वो कहते थे कि हम गर्मी शांत कर देंगे। विपक्षी ने बड़ी सधे हुए अंदाज में कहा कि आप गर्मी शांत करने की बात कर रहे हैं, मैं तो भर्ती निकालने की बात कर रहा हूँ। तो ये तमाम तरह की जो राजनीतिक चालबाजियां जो होती है उसमें भारतीय जनता पार्टी खुद फंसती हुई नजर आई। और इस बार आखिरी चरण में तो आते आते प्रधानमंत्री जी ने हद ही कर दी। देश के प्रधानमंत्री ने किसका नमक, कौन नमक खिला दिया साहब, कौन इस पे बात करना चाहेगा। ये तो पराकाष्ठा हो गई एक राजनेता के नीचे जाने की, इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपने आप नमक खाया, आपने देश का नमक खाया साहब, और उसकी कीमत आप मांग रहे हैं। तो जनता ये बात समझ रही है कि आखिरी चरण, और ये सारी बौखलाहट, फिर मैं दोबारा दोहराऊं, ये सारी बौखलाहट 2022 में केवल उत्तर प्रदेश को लूज करने का नहीं, ये बौखलाहट है कि 2022 में उत्तर प्रदेश यदि हाथ से जाती है तो 2024 में केंद्र जाती हुई दिखाई दे रही है। चिंता इस बात की है लगातार थी इसी देखते को हैं जिसके बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। क्या कुछ बोले थे मोदी जी?